हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सी नीरज महाजन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं कवर करने वाला हूँ सीए फाउंडेशन का लॉ के लिए जून 2024 का आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर। बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने कवर किया नहीं था, ऐसा मुझे बताया बहुत सारे बच्चों ने, इसलिए ये वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगा। आई एम गोइंग टू कवर मेनली केस स्टडीज, डायरेक्ट क्वेश्चन में बस रेफरेंसेस लूंगा तुम्हारे, पर ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहने वाला है। और ऑब्वियसली आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो तो उसको ज़रा सा 1.25x पे भगा के देखा तो भी चलेगा। इट इज जस्ट टू गेट एन आइडिया व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन आरटीपी, और हम उसको देखते हैं उसको लिखना वगैरह कैसा है, चलेगा। तो लेट्स गो अहेड एवरीबॉडी एंड आई होप तुम्हारी तैयारी जोर जोर से चल रही है। ओके चलो, तो आरटीपी जून 2024 लॉ, तो इसमें हमको दिए हैं चैप्टर वाइज कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके चलो, तो सबसे पहले तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर, तुम बेसिक वाला नन्ना मुन्ना प्यारा सा चैप्टर है वो 5-6 पेजेस का, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। उसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो जुडिशियरी के बारे में पूछा है। हमको पता है ना वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो हमको थोड़ा सा बच्चों पूछा है जुडिशियरी के बारे में एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस। तो बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन कोर्ट्स में क्या लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द आंसर्स। आपके जो भी यहाँ पे दिए गए हैं वो आईसीएआई स्टडी मटेरियल से ही है, डायरेक्टली लिए गए हैं। तो आपको बस रेफरेंस चाहिए तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ओके तो आते बच्चों हम आंसर की तरफ कि इंडियन जुडिशरी बारे में टेक्स्ट बुक में हमको क्या दे के रखा है। ओके आ जाओ। तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम अगर आपको चाहिए रहेगा एज अ रेफरेंस तो यू कैन गो इन द फर्स्ट चैप्टर, अगर चाहिए रहेगा तो। यहाँ पे है ना इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और यहाँ पे वो जो फर्स्ट चैप्टर उसका पेज नंबर 11 पे आपको दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। और फिर मैंने यहाँ पे एक बॉक्स कर दिया है, दिस इज योर आंसर। पढ़ेंगे हम लोग ऑब्वियसली, बट हम जस्ट टेलिंग यू स्टडी मटेरियल में वो कहाँ पे है। ओके आंसर में आ जाओ बच्चों। ओके तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज अ ब्रांच which through the enforcement of law resolves, क्या बच्चों मेन उसका काम क्या, डिस्प्यूट सॉल्व करना है ना। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड उसको हाईलाइट करके रखते हैं। बिटवीन सिटीजन, तो सिटीजन के बीच में झगड़ा चल रहा है, या फिर बच्चों बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने का काम किसका है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम का है। द फंक्शंस उनके क्या क्या दे के रखे हैं पार्लियामेंट, मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, रेगुलेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट्स एंड कोर्ट्स मतलब तुम्हारे यहाँ पे रूल्स वगैरह। तो यहाँ पे उनको समझना, एक्ट्स को वगैरह समझने का काम किसका है, जुडिशरी का। दूसरा झगड़ा सॉल्व करवाना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ओके एंड तीसरा प्रमोशन ऑफ फेयरनेस, है ना, जैसे बोलते हैं जस्टिस फेयरनेस बिटवीन द सिटीजन ऑफ द लैंड। यहाँ पे उनका ये काम आ चुका फंक्शंस। देन अब ये फंक्शन करते कैसे हैं, थ्रू द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। ओके कोर्ट्स ऑब्वियसली, तो सबसे टॉप में कौन है, सुप्रीम कोर्ट। देन ऑब्वियसली यू हैव हाई कोर्ट्स, उसके नीचे बच्चों वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। तो यहाँ पे उन्होंने थियरी में सब देखे रखा है। अब जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो जो इफेक्टिव होता है, इट इज ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेट। जैसे मान लो बॉम्बे हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट है, तो वो अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में ही एप्लीकेबल होता है। करेक्ट लिया। बट सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट इट इज ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होता है, इवन ऑन द हाई कोर्ट्स, है ना। सो डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट्स आर बाइंडिंग इन द रिस्पेक्टिव स्टेट ओनली, बट ओनली परसुएसिव इन अदर स्टेट्स। मतलब बाकी के स्टेट उसके बारे में देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं, पर वो मतलब एनफोर्सिंग नहीं होगा इन अदर स्टेट्स। However, decisions of Supreme Court बच्चों are binding on all high courts under Article 141 of the Indian Constitution. In fact, Supreme Court decision is the final word on that particular matter. तो I hope ये तुमको डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा लोड नहीं था, बट यहाँ पे तुमको बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है चलो मैं आगे बढ़ूँ। सेकेंड, अब आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके चलो, अभी केस स्टडी मैं ऑब्वियसली डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ, इसके शॉर्ट शॉर्ट आंसर लाइक आई सेड हम वी आर गोइंग टू डिस्कस। मिस्टर पार्थ अप्लाइड फॉर अ जॉब एज प्रिंसिपल इन अ स्कूल। द स्कूल मैनेजमेंट डिसाइडेड टू अपॉइंट हिम, मतलब उसको चूज कर लिया गया। वन मेंबर ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट प्राइवेटली इन्फॉर्म पार्थ दैट ही वॉज अपॉइंटेड, बट ऑफिशियल कम्युनिकेशन अब तक उसको आया नहीं है। लेटर द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल डिसाइडेड टू अपॉइंट समवन एल्स एज प्रिंसिपल। पार्थ फाइल्ड अ केस, भगवान माय गुडनेस, अगेंस्ट द स्कूल फॉर कैंसिलेशन ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड क्लेम्ड डैमेजेस फॉर द लॉस ऑफ सैलरी। भगवान कुछ ज्यादा नहीं हो गया। स्टेट विद रीजंस विद मिस्टर पार्थ बी सक्सेसफुल इन द सूट। अभी तुमको शायद ये तो आंसर पता हो चुका होगा कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बच्चों बारे में कम्युनिकेशन के बारे में है, रिगार्डिंग बच्चों व्हाट एक्सेप्टेंस। यहाँ पे इसने ऑफर तो कर लिया है कि मुझको आप ज्वाइन करवाओ एज प्रिंसिपल वगैरह वगैरह, स्कूल ने डिसाइड किया, पर क्या स्कूल ने उसको बोला, है ना। वो हमारे कम्युनिकेशन बच्चों, ऑफरर जो होता है उसको एक्सेप्टेंस जाना चाहिए ना, इजंट इट एवरीबॉडी, ओनली देन इट इज अ वैलिड कम्युनिकेशन या फिर वैलिड एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे बिकॉज स्कूल ने पार्थ को डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं किया है, देयरफॉर एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं है, और उसकी वजह से बच्चों कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं तो बच्चों उसके बारे में केस करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। सो इन दिस केस द पार्थ का जो केस फाइल करना है वो गलत है। आते बच्चों हम लोग आंसर की तरफ। ओके चेक करो, एज पर द रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं, एक्सेप्टेंस में जा रहे हैं। द एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, ओके, बाय द ऑफर हिमसेल्फ और थ्रू हिज एजेंट। तो यहाँ पे बच्चों किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है वो होना चाहिए था, कम्युनिकेशन पार्थ और स्कूल।
तो पार्थ ने तो स्कूल को भेज दिया, उसका सीवी, रेज्यूमे, ऑफर वगैरह जो भी था, पर क्या स्कूल ने पार्थ को भेजा? नहीं भेजा ना। या फिर पार्थ के कोई रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट को भेजा है क्या? नहीं है, वो किसी और ने बताया है पार्थ को। ओके, communication of acceptance is by third person. Communication of acceptance by third person is not a valid acceptance. Clear? In the given case, पार्थ ने अप्लाई किया और प्राइवेटली बताया पार्थ को किसी और ने फ्रॉम द स्कूल, स्कूल ने ऑफिशियली नहीं बताया, लेट द मैनेजमेंट ने किसी और को बिठा लिया। इन द अबव प्रोविजंस एंड फैक्ट्स, लुक एट द आंसर्स। ओके, on the basis of the above provisions and facts, communication of appointment of Parth should be made by school management, है ना, या फिर उसके agents. Communication by third person cannot be termed as acceptance, communication of acceptance. Therefore, no valid contract was formed between school and Parth. Therefore, बच्चों Parth cannot file a case against the school. Is it clear till here? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाइक आई सेड, वीडियो थोड़ा फास्ट ही रहने वाला है, हमको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। तुम्हारा टाइम मैं सेव कर रहा हूँ बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट है अभी तुम्हारे पास। सार्थक इज एम्प्लॉयड एज कैशियर ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ 50,000 बाय ABC बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. मोहित गेव श्योरिटी फॉर सार्थक्स गुड कंडक्ट, मतलब कि ये सही से काम करेगा, कुछ झोल हुआ तो मैं संभाल लूंगा, ऐसा किसने बोला? मोहित ने बैंक को बोला। However, after 9 months, financial position of the bank deteriorates, बैंक की पोजीशन खराब हो जाती है, और फिर जो सार्थक जो एम्प्लॉय था अग्रीज टू एक्सेप्ट लोअर सैलरी ऑफ 40,000, पहले उसका सैलरी चल रहा था 50,000, बराबर है। 2 months लेटर उसके बाद इट वॉज फाउंड दैट सार्थक हैड मिस अप्रोप्रिएटेड कैश, उसने झोल किया कैश में फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट, जब से उसने जॉब चालू की है। व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ मोहित टेकिंग इनटू अकाउंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? बच्चों मैं जनरली इसमें क्या करता हूँ, हमेशा एक ट्रायंगल बना देता हूँ। सो बाय द वे, आई होप तुमको समझ तो गया रहेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पे दिया गया है, बट आई होप तुमको चैप्टर समझा कौन सा है। दिस बच्चों रिगार्डिंग योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, मतलब श्योरिटी वाला। तो आई ऑलवेज ड्रॉ ट्रायंगल ऐसा, और देन आई ड्रॉ, यहाँ पे एक तुम्हारा क्रेडिटर होता है, यहाँ पे तुम्हारा डेटर होता है, और यहाँ पे तुम्हारा श्योरिटी होता है। ऐसा जनरली मुझको ईजी पड़ता है दिखाने के लिए तुमको। यहाँ पे क्रेडिटर एज सच कौन है? ABC बैंक है। ओके एवरीबॉडी, ABC बैंक। श्योरिटी बच्चों किसने दी थी? मोहित ने दी थी, बराबर है ना। आई थिंक मोहित ने दी थी, और उसका नाम क्या था? सार्थक ने काम किया, रिमेंबर। अब आई होप तुमको यहाँ तक स्टोरी तो समझ गया था। ओके, अब सो मोहित ने सार्थक के लिए गारंटी दिया बैंक को कि अगर इसने कुछ झोल किया मैं आपको भर के दूंगा। हाउएवर, अब स्टोरी में क्या हुआ कि बैंक और सार्थक ने खुद एक बच्चों अग्रीमेंट बाद में कर लिया कि तुम्हारा सैलरी रिड्यूस होगा। बट बच्चों ये जो अग्रीमेंट हुआ बिटवीन बैंक एंड सार्थक, ओके, अगर उसको मोहित के ऊपर भी एप्लीकेबल करवाना है, मतलब मोहित को जिम्मेदार ठहराना है, तो बच्चों मोहित का भी कंसेंट लगेगा, उसका भी परमिशन चाहिए। बट इन द क्वेश्चन इट इज नॉट गिवन, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया कि बैंक और सार्थक ने अपने अपने बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और उसका सैलरी रिड्यूस किया। सो देयर इज बेसिकली वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड डेटर, बट विदाउट द कंसेंट और अप्रूवल ऑफ श्योरिटी। ये तुम्हारा केस बनता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जाके देखोगे तो। इन दैट केस द श्योरिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। पर कब से श्योरिटी कब जिम्मेदार नहीं है? जब इन्होंने अपने अपने चेंजेस करवाए अपने अपने बीच में, उसके बाद से बच्चों श्योरिटी जिम्मेदार नहीं है। तो अगर तो आप क्वेश्चन में फिर से जाते हो, तो अगर बच्चों उसने क्या किया है, जॉब तो लगाया टोटल 3 साल के लिए, बट वो झोल कब से कर रहा था? वो झोल स्टार्टिंग से कर रहा था, बट वो कॉन्ट्रैक्ट कब चेंज हुआ बिटवीन बैंक एंड सार्थक? आफ्टर 9 months। ओके एवरीबॉडी, तो बेसिकली स्टार्टिंग के 9 months के लिए मोहित जिम्मेदार रहेगा, और 9 months के बाद जब बैंक और सार्थक ने मिलकर वो कॉन्ट्रैक्ट चेंज करवाया, उसके बाद अगर जो भी झोल होता है उसके लिए मोहित जिम्मेदार नहीं है। दिस क्वेश्चन है बच्चों फ्रॉम योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ओके, चलो फटाफट आंसर देखते हैं। सेक्शन 133 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेयर देयर इज अ वेरिएंस मतलब चेंज इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर, बट विदाउट श्योरिटीज कंसेंट। उसके लिए बच्चों श्योरिटी जिम्मेदार नहीं है आफ्टर द चेंजेस। ओके, इट वुड डिस्चार्ज द श्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस आफ्टर सच चेंज। आई होप ये क्लियर हुआ। ओके एवरीबॉडी, इन द गिवन केस क्रेडिटर ने बच्चों चेंज करवाया है विदाउट कंसेंट ऑफ श्योरिटी, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज, मतलब उसकी जिम्मेदारी नहीं है। कब से? फॉर ऑल एवरीथिंग हैपनिंग आफ्टर द चेंज। Hence, Mohit is liable as surety for the loss suffered due to the misappropriation of cash by Sarthak only during the first 9 months, but not after reduction in salary. जब उनका कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो उसके बाद के लिए फिर मोहित बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। आई होप यू गॉट इट। वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया रहेगा तो, शेयर कर दो हमारे फ्रेंड्स के साथ। चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं हम लोग। राहुल वॉज अ डीजे, डिचक है ना। राहुल वॉज अ डीजे एट अ 5-star hotel. As per the contract, he is supposed to perform every weekend. Okay, fine. Twice a week. Saturday, Sunday, obviously. Rahul will be paid 2,500 per day. However, after a month, Rahul willfully absents himself from performance. ये आई थिंक तुम्हारा स्टडी मेटर में ऑलरेडी कवर था, डांसर के बारे में था।
मेरे को नाम नहीं आता बट डांसर वाज सपोज टू डांस फॉर क्या, वो 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, हर एक वीक में एक परफॉर्मेंस होने वाला था। आईसीएस स्टडी मटेरियल में सेम एग्जाम्पल कवर्ड है। टेकिंग इनटू अकाउंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, वो डीजे ने काम नहीं किया बेसिकली। ओके, कब? आफ्टर अ मंथ। ओके, चलो। डज द होटल हैव राइट टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट? यस, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था पर बीच में बच्चों से परफॉर्मेंस रोक दिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बच्चों होटल वाले भी कॉन्ट्रैक्ट बंद कर सकते हैं। इफ द होटल सेंड्स आउट अ मेल टू राहुल दैट दे आर इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट एंड राहुल एक्सेप्ट्स, कैन द होटल लेटर ऑन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट? आंसर इज नो। अगर फिर से तुमने पढ़ा रहेगा ठीक से परफॉर्मेंस के बारे में, परफॉर्मेंस का जो आपका चैप्टर है, कि एक बार उसने परफॉर्मेंस नहीं किया है ना राहुल ने, और उसके बाद फिर होटल के पास राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उनके पास राइट था, बट अगर उन्होंने स्टिल उसका कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू किया है तो उसके बाद में फिर से ऑन द सेम रीजंस दे कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। तुमने 2 महीने पहले, 1 महीने पहले परफॉर्मेंस नहीं किया, नहीं, जब तुम्हारे पास चांस था तो कंटिन्यू या फिर कैंसिल, और तुमने कंटिन्यू चूज किया तो यू हैव टू कंटिन्यू। फिर उसके बाद तुम फिर से कैंसिल नहीं कर सकते हो पुरानी बातें निकाल के। वो लड़कियों की तरह स्टोरी नहीं होगा कि तुमने 6 महीने पहले क्या बोला था उसके बारे में झगड़ा, वो सब नहीं। ओके, इन विच ऑफ द केस टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कंटिन्यूस, मतलब तो कैंसिल या फिर कंटिन्यू, कैन द होटल क्लेम डैमेजेस? सी, डैमेजेस दोनों केस में हो सकता है। भले तुम कैंसिल करो कॉन्ट्रैक्ट तो तुम्हारा जो डैमेज हो वो तुम क्लेम कर सकते हो, तुमने कंटिन्यू भी किया उसकी वजह से भी तुमको डैमेजेस हो चुका है ना, बिकॉज तुमने परफॉर्म नहीं किया, तो उसके लिए भी तुम डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। सो कैन द होटल क्लेम डैमेजेस दैट इट हैड सफर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच? तो प्लीज एक बार आंसर पे आ जाओ। एनालाइजिंग सेक्शन 39 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, it is understood that when a party to a contract refused to perform or disabled himself from performing, okay, his promise entirely, पूरा कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म नहीं किया उसने, the following 2 rights accrue to the aggrieved party, क्या क्या है चेक करो बच्चे 1 मिनट। to cancel the contract or to indicate by the words or by conduct that he is interested in continue, okay, ये तो कैंसिल करो वरना कंटिन्यू करो। in both these cases, however, both the cases में ध्यान देना, the promisee बच्चों is able to claim damages in the given case। यस, अभी उन्होंने आंसर दिए तीनों क्वेश्चंस के। द होटल हैज राइट टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, द होटल हैज राइट टू कंटिन्यू ऑल्सो, बट वंस दिस राइट इज एक्सरसाइज कि हमको कंटिन्यू करना है, देन लेटर ऑन दे कैन नॉट कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग द सेम ग्राउंड। ग्राउंड मतलब होता है रीजंस। एंड अगला वाला, इन बोथ दिस केसेस द होटल बच्चों कैन क्लेम डैमेजेस, जो भी उनको हुआ है, भले आप कैंसिल करो या कंटिन्यू करो, ठीक है। बढ़ते बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट याद आ रहा है तुमको बच्चों, जब में कोई ना कोई हम मूवेबल गुड्स किसी और को देते हैं फॉर टेम्पररी पर्पस के लिए या फिर कुछ ना कुछ काम के लिए, तो और वो उसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ पोजीशन जाता है। ओके, बेलर खुद ओनर ही रहता है हमेशा के लिए, दैट इज बेलमेंट, बराबर है। चलो, अंडर द प्रोविजन की बेलमेंट है या नहीं है। विकास पार्क्स हिज कार एट अ पार्किंग लॉट, लॉक्स इट बट कीप्स द कीज विद हिमसेल्फ। तो भाई कीज अगर खुद के पास है तो पोजीशन भी अपने पास ही, हमने पोजीशन किसी और को दिया, क्या डिलीवरी हुई क्या बच्चों? यहाँ पे नहीं हुई। बेलमेंट में बच्चों किसी और को पोजीशन जाना जरूरी है ना, तो बिकॉज चाबी तुम्हारे पास है। ओके एवरीबॉडी, आई थिंक देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट कस्टडी एंड पोजीशन, उसमें फर्क होता है। ओके, सिर्फ कस्टडी किसी और के पास है पर पोजीशन अभी भी कंट्रोल वो गुड्स का अपने पास ही है, तो बेलमेंट नहीं हुआ। ओके एवरीबॉडी, एंड सेकंड वन, सीजर ऑफ गुड्स बाय कस्टम अथॉरिटी, इसको क्लियर कर दिया हुआ स्टडी मटेरियल में कि ये बेलमेंट है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा पोजेशन कस्टम्स डिपार्टमेंट के पास जाता है, वो गुड्स के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ओके, आ जाओ। एज पर 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स, बराबर है, बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गुड्स शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। डिलीवरी होना चाहिए, बराबर है। फॉर बेलमेंट टू एग्जिस्ट द बेलर मस्ट गिव पोजेशन, तो ही तो डिलीवरी होगी ना, एंड बेली मस्ट एक्सेप्ट द डिलीवरी और पोजेशन। तो पहला केस तुम्हारा कार लॉक वाला, कार जो हमने पार्क किया है, नो, मियर कस्टडी ऑफ गुड्स इज नॉट पोजेशन। बैंक लॉकर का भी एग्जाम्पल इसमें आता है, स्टडी मटेरियल खोल के देखो कभी तो। बैंक लॉकर में मैंने कुछ रखा है, मेरे पास चाबी होती बैंक की, बैंक के लॉकर की, वो भी तुम्हारा बेलमेंट नहीं होता है। बैंक इज नॉट अ बेली इन केस ऑफ बैंक लॉकर ऑल्सो, याद रखना। सो मियर कस्टडी ऑफ गुड्स डज नॉट मीन पोजेशन। In the given case, since the keys of the car are still with owner विकास, देखो बच्चों तुम्हारा बेलमेंट नहीं आएगा। ओके, दूसरा क्या था कस्टम्स वाला, द पोजीशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू कस्टम्स अथॉरिटी, वो तुम्हारा एज पर लॉ ही होता है, इसलिए कह रहे हैं हम लोग कस्टम्स ड्यूटी का एक्ट जो है। देखो बेलमेंट एग्जिस्ट और 148 लगेगा, मतलब 148 इज योर बेलमेंट। आई होप क्लियर हुआ, बढ़े आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। संजय कोठारी वॉज अ बिग बिजनेसमैन, बड़ा धंधे वाला, अंबानी की तरह है ना, हैविंग 2 sons and 1 married daughter। ओ, he decided to gift his house to his daughter, ठीक है, अच्छी बात है। For this purpose he called his lawyer at his house and made a written agreement, वो भी कर लिया, ठीक है।
फॉर सच गिफ्ट, गिफ्ट चल रहा है तो तुमको सेक्शन 25 दिमाग में आना चाहिए, बिकॉज इट गिफ्ट इज व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन, बराबर, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर सेक्शन 25 के एक्सेशन में आ रहा है तो। द लॉयर एडवाइज हिम टू गेट द ट्रांसफर डॉक्यूमेंट प्रॉपरली रजिस्टर्ड, ये याद रहना चाहिए है ना, नियर रिलेशन में था, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन था, इट शुड बी इन राइटिंग एंड इट शुड बी रजिस्टर्ड, ये चारों कंडीशन तुम्हारे सेटिस्फाई होने चाहिए तो ही वो तुम्हारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, बराबर है, गिफ्ट डीड के लिए। When they both were going for registration, they met with an accident, both died. Hey भगवान, twist, tragedy, है ना। Later the daughter found a document and claimed कि नहीं ये घर मेरा है, भाइयों के साथ झगड़ा कर लिया उसने, ओके। कौन मर गया, वो जो संजय कोठारी और लॉयर मर गए, वो लड़की जिंदा है। एक्सप्लेन वेदर शी कैन गेट द हाउस, भाई ठीक है, नेचुरल लव अफेक्शन था, नियर रिलेशन भी था, और वो उन्होंने शायद वो डॉक्यूमेंट राइटिंग में भी कर लिया होगा, वॉट एवर इट इज, बट ऑन द वे टू गोइंग रजिस्ट्रेशन लास्ट कंडीशन बच्चों रह गया, इसलिए तुम्हारा गिफ्ट ट्रांसफर पूरी तरह से हुआ नहीं है, इसलिए गिफ्ट तो यहाँ पे तुम्हारा वैलिड नहीं बनता है, ओके। ये मैंने एक बार हमारे क्लासेस के टेस्ट में मैंने करवाया, तो ये तो है पुराना क्वेश्चन है, मतलब पुराने एमटीबी आरटीबी पीवाईक्यू में कहीं ना कहीं वो पक्के से कवर हुआ रहेगा, ओके। आगे बढ़ते हम लोग। सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स दैट एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड, अगर एक्सप्रेस इन राइटिंग है एंड रजिस्टर्ड है तो, है ना, for the timing for registration and is made on account of natural love and affection, those are near, तुमको बोला ना, वही चीज रिपीट हो रही है, इन द गिवन केस वो सब टाइम पास हुआ, बट वो जो रिटर्न था बट रजिस्टर्ड नहीं था, मतलब मैं डायरेक्टली कंक्लूजन में जा रहा हूँ, ओके। हेंस ट्रांसफर अब तक हुआ नहीं, एनफोर्सेबल नहीं है, और उसको बच्चों घर नहीं मिलेगा। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड, यस। बढ़ते बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, उसमें दो सब क्वेश्चन है, दोनों सब क्वेश्चन है, करते हैं। Ayush, the employer, induced his employee Bobby to sell his one-room flat to him at less than the market value. तो सेक्टर प्रमोशन, हे भगवान, ये तो ब्लैकमेल हो गया, है ना, मतलब ऑब्वियसली इमोशनल अत्याचार है ये। Bobby sold a flat to Ayush. Later on, Bobby changed his mind and decided to sue Ayush. My goodness, बैंड बजा दे एम्प्लॉयर की। Examine the validity of the contract. Obviously, employer-employee relationship बच्चों इन ये रिलेशनशिप में है, so one person is able to dominate the will of another, और वो उसमें undue advantage हो रहा है, तो ऑब्वियसली कौन सा केस है बच्चों, undue influence वाला है, उसका इफेक्ट क्या आएगा, voidable. सो ऑब्वियसली आयुष कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। आपको किसके बारे में लिखना है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। आ जाओ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज इंड्यूस बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, है ना, कि रिलेशन है दो पार्टीज में, जहां पे वन पार्टी कैन और इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर, और वो इस्तेमाल कर रहा है वो पोजिशन पर टू अनफेयर एडवांटेज के लिए। क्लियर लियो, तो ऑब्वियसली वो वॉइडेबल है, ओके। सो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसके ऊपर इन्फ्लुएंस आया गया है वैसा, है ना। देखो बिटवीन आयुष एंड बॉबी इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बॉबी जो एम्प्लॉय था, as it was he was induced by undue influence by Mr. Ayush, and therefore Bobby can sue Ayush obviously and cancel जो भी था वो कॉन्ट्रैक्ट जो घर बेचने वाला था वो, है ना। अगले क्वेश्चन में आता है, सूरज promises मनोज टू पेंट अ फैमिली पिक्चर। पेंट तो यहाँ पे पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है, बराबर है, फॉर 20,000 and assures to complete in by 15th March. Unfortunately सूरज डाइड। अब बच्चों तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो चुका, आई होप तुमको ये तो समझ गया, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, इट कैनॉट बी परफॉर्म्ड, इट कैनॉट बी इवन परफॉर्म बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, है ना। सूरज के बच्चे थोड़ी ड्राइंग वगैरह निकालेंगे, बराबर है, एंड हिज असाइनमेंट रिमेन्स अनडन। कैन मनोज बाइंड एल आर मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स टू कंप्लीट द प्रॉमिस? ऑब्वियसली नॉट। सपोज सूरज हैड प्रॉमिस टू डिलीवर सम फोटोग्राफ्स टू मनोज ऑन 15th March against a payment of 10,000, but he dies before that. Will his representative be bound to deliver photographs? हाँ, because फोटोग्राफी में बच्चों पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है, ओके। आ जाओ, चलो आंसर में आते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये, आ जाओ। द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और एटलीस्ट ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस, अनलेस ये परफॉर्मेंस हो नहीं सकता बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजंस। नाउ प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रोमिसर इन केस ऑफ डेथ of such promises before performance unless a contrary intention appears as per section 40 of the contract act. If it appears from the nature of the case that it was the intention of parties to any contract that any promise content should be performed by promisor himself, such promise तो promise बच्चों पर promisor ही करेगा। अगर ये क्लियर कट लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में कि promisor करेगा तो promisor ही करेगा। इन बाकी के केसेस में बच्चों क्या हो सकता है कि रिप्रेजेंटेटिव को भी बच्चों हम लोग रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं कि तुमने भी परफॉर्म करना चाहिए, किसने, representatives ने। In the terms of section 40, Suraj has to paint a family picture. Therefore, Manoj cannot ask the legal representative Suraj to complete the painting work. बराबर है, because painting involves personal skill. बराबर है।
सेक्शन 37 के हिसाब से क्या होता है, इन केस सूरज हैड प्रॉमिस टू डिलीवर सम फोटोग्राफ्स टू मनोज, द लीगल राइट ऑफ सूरज शैल बी बाउंड टू डिलीवर द फोटोग्राफ्स इन दिस सिचुएशन। ओके, फोटोग्राफ बस डिलीवर करवाने की बात है। स्टडी मटेरियल में ऐसे एग्जांपल्स है, वो कॉटन वीट वाले एग्जांपल्स है कि डिलीवरी सिर्फ करवाना था, पेमेंट हो चुका वगैरह रहेगा, या फिर इवन इफ इट इज अ क्रेडिट सेल तो डिलीवरी बोला है कि कर दो तो डिलीवरी करना पड़ेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिजीज्ड पर्सन को भी। आई होप ये क्लियर हुआ। ओके, बट जहाँ पर्सनल्स के लिए इन्वॉल्व है ऑब्वियसली तुम लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कुछ बोल नहीं सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। 8, एक्सप्लेन द टर्म क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेट इज कैरेक्टरिस्टिक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम स्टडी मटेरियल रहेगा। क्वाजी का मतलब क्या, सिमिलर और लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसमें ना तुम्हारा ऑफर है ना एक्सेप्टेंस है, इसमें तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, पर ये बाइंडिंग भी होता है। जनरली किसके लिए होता है, टू क्या बोलते हैं उसको, ये इसके अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होना चाहिए इसलिए होता है। बहुत बार तो पार्टीज एक दूसरे को जानती भी नहीं फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इसका स्टडी मटेरियल के सही आंसर लिखना, फटाफट पढ़ लेते हैं। अंडर स्पेशल सिचुएशंस ही होता है ये, बराबर है सर। अंडर स्पेशल केसेस ड्यूटीज शोइंग रिजेंबलिंग लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट आर इम्पोज बाय लॉ, ऑल दोज पार्टीज खुद होकर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। सच ड्यूटीज इम्पोज बाय लॉ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, दे रिजेंबल आर सिमिलर लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। These contracts are based on the doctrine that a person shall not be allowed to enrich himself unjustly at the expense of another। ये unjust enrichment वाला तुम्हारा ये है लीगल प्रिंसिपल है ना, कि किसी को कुछ गलत फायदा नहीं होना चाहिए किसी और के नुकसान की वजह से। ओके, तुमने तुम्हारा गलत फायदा नहीं लेना, तुमने गलत फायदा नहीं लेना चाहिए किसी और का। इट इज, तो उसमें क्या क्या फीचर्स है, इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी अग्रीमेंट, अग्रीमेंट ऑफर एक्सेप्टेंस कुछ भी नहीं होता है। ओके, इट इज इम्पोज बाय लॉ, वो डाला गया लगाया गया है बाय लॉ। ड्यूटी एंड नॉट प्रॉमिस इज द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ करना। ओके, करना बच्चों बेसिस है कॉन्ट्रैक्ट का। द राइट अंडर इट इज ऑलवेज द राइट टू मनी। ओके, एंड जनरली दो नॉट ऑलवेज टू लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी, मतलब जो आइडेंटिफाइड अमाउंट है वो, जैसे मान लो तुम्हारा एग्जाम्पल आता है वो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है ना, तो किसी को कुछ वॉलेट वगैरह कुछ बटवा वॉलेट मिल गया, पर्स मिल गया, तो जितना पैसा है उतना तुमको रिटर्न करना चाहिए। सच राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन एंड नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। A suit for its breach may be filed in the same way as in the case of complete contract। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा याद रख लो। ओके, और रिपीटेटिव है ये। चल ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते बच्चों, बढ़ते अगले चैप्टर की तरफ। वाह, सेल ऑफ गुड्स एक्ट चलेगा, सोगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा क्वेश्चन भी है, थोड़ा ध्यान देना। प्रकाश रीचेज अ स्वीट शॉप एंड आस्क फॉर 1 किलो बर्फी। तो बर्फी डिस्क्राइब्ड है, इफ द स्वीट्स एंड आस्क फॉर 1 किलो बर्फी इफ द स्वीट्स आर फ्रेश। तो ये पूछा गया है क्या वो फ्रेश है या नहीं है, और बर्फी ये भी डिस्क्राइब किया गया। सेलर ने बोला कि ऑल माई स्वीट्स आर फ्रेश एंड ऑफ गुड क्वालिटी, डिस्क्राइब किया गया है। प्रकाश अग्रीज टू बाय ऑन द कंडीशन दैट फर्स्ट ही टेस्ट 1 piece ऑफ बर्फी टू चेक द क्वालिटी। द सेलर गिव्स हिम 1 piece टू टेस्ट। प्रकाश ऑन फाइंडिंग क्वालिटी इज गुड आस्क्स द सेलर टू पैक। उसको सब कुछ सही लगा, बायर को एटलीस्ट वो सैंपल तो अच्छा लगा। ऑन रीचिंग द हाउस, प्रकाश को बायर को समझा कि बर्फी तो खराब है और वो जो पीस दिया था सैंपल उसकी तरह मैच नहीं हो रहा है। नाउ प्रकाश वांट्स टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिटर्न द बर्फी टू सेलर। तो यहाँ पे बच्चे तुम्हारे दो केसेस है, एक तो डिस्क्रिप्शन भी है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे पूछा बोला गया है फ्रेश। ओके, पूछा गया था कि फ्रेश है या नहीं। दूसरा बाय सैंपल। ओके, और ना ही वो फ्रेश एज ए डिस्क्रिप्शन भी मैच नहीं हो रहा है और सैंपल भी मैच नहीं हो रहा है। इन बोथ द केसेस बच्चों ऑब्वियसली दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। ओके, स्टेट विद रीजंस प्रकाश कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ ऑब्वियसली, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ प्रकाश डज नॉट टेस्ट द स्वीट। ठीक है ना, सैंपल की तरह मैच नहीं हुआ बट डिस्क्राइब तो किया गया था कि फ्रेश चाहिए, और फिर उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है अपने को, देखो कि वो स्टेल निकला, फ्रेश नहीं है। ओके एवरीबॉडी, तो बेसिकली प्रकाश कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। आंसर में आते हैं हम लोग। सेक्शन 17 ऑफ द सोगा, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेल फॉर सेल बाय सैंपल, इम्प्लाइड कंडीशन है कि वो तुम्हारा सैंपल मैच होना चाहिए बल्क के साथ, बराबर है। एंड बायर को चांस होना चाहिए, रीजनेबल चांस होना चाहिए टू चेक द बल्क। ये तुम्हारा सेक्शन 17 के हिसाब से। 15 क्या बोलता है, सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, है ना। देयर इज इम्प्लाइड कंडीशन कि वो तुम्हारा गुड्स मैच होना चाहिए डिस्क्रिप्शन के साथ। अगर वो मैच नहीं होता है द बायर कैन ऑब्वियसली कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द गुड्स। तो दोनों केस में बच्चों उसको पावर है, किसके पास, बायर के पास। इन दिस एग्जांपल, इन द गिवन केस सेल ऑफ स्वीट इज सेल बाय सैंपल एंड सेल बाय सैंपल, और वो मैच नहीं हो रहा है, देयरफॉर बच्चों प्रकाश कैन रिटर्न द स्वीट्स एंड अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड केस में अगर वो टेस्ट नहीं करता था, ओके, the sale of sweet is the case of sale by description and the quality of the goods does not correspond with the description made by the seller। seller ने क्या बोला, all my sweets are fresh, hence again the answer will be same, that means Prakash can cancel the contract। yes, I hope यहाँ तक clear हुआ। चलो आगे बढ़े हम लोग। आकांक्ष
okay, purchased a TV set from Arvind, the owner of Gada Electronics, on the condition that first 3 days he check its quality, and if satisfied he will pay for that, otherwise he will return the TV set. He will check for quality, मतलब उसने बच्चों अपनी जिम्मेदारी उठाई नहीं, बाय किया नहीं है और क्वालिटी चेक कर रहा है, तो दिस इज लाइक योर बच्चों वो सेल और रिटर्न बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, बराबर है. ओके, ऑन द सेकेंड डे, तो अब तक वो अभी टेस्टिंग पीरियड में ही है ना, 3 दिन उसका टेस्टिंग बोल रहा है उसने किया कि टेस्टिंग करूंगा मैं. द टीवी सेट वॉज स्पॉइल्ड ड्यू टू अर्थक्वेक, ना इसमें सेलर की गलती ना बायर की गलती, एक्ट ऑफ गॉड, बराबर है. अरविंद डिमांड द प्राइस ऑफ टीवी सेट फ्रॉम आकाश, सेलर अभी मांग कर है, तुमने तुम्हारे घर पे तुम्हारा टीवी खराब हुआ, मुझको कुछ नहीं पता, मुझको प्राइस चाहिए, पर ये तुम्हारे बच्चों अप्रूवल और रिटर्न बेसिस था, बराबर. और इसमें बायर की कुछ गलती भी नहीं कि टीवी सेट खराब हुआ है. और जब तक सेल ऑन अप्रूवल या फिर रिटर्न बेसिस होता है, जब तक वो पीरियड चल रहा है, तब तक बच्चों ओनरशिप सेलर की ही होती है. और अब तुमको पता है रिस्क फॉलोज ओनरशिप, तो बिकॉज सेलर ओनर है तो बच्चों रिस्क भी किसका, ओनर का ही है, मतलब सेलर का ही है अब तक, जब तक 3 दिन नहीं होता है. ठीक है, ये भी मान लिया कि गुड्स बायर के पास थे, पर बायर की गलती की वजह से गुड्स तो डैमेज नहीं हुआ है ना, इसलिए बायर जिम्मेदार नहीं है. ओके, वेदर आकांक्ष इज लायबल, कौन था, बायर इज लायबल टू पे द प्राइस, एंड हु विल बेयर द लॉस, बच्चों सेलर ही बेयर करेगा, बिकॉज वो खुद ओनर है. ओके, और गुड्स अपने आप खराब हुए, इसमें बायर की कुछ गलती नहीं थी. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 ऑफ दिस होगा, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू बायर ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ओके, तो प्रॉपर्टी कब पास होगी बायर को, व्हेन ही सिग्निफाइज अप्रूव, वो खुद बता रहा है बायर कि मैं अभी एक्सेप्ट करता हूं तुम्हारे गुड्स, या फिर ही डज एनी अदर एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन, कि उसने मान लिया कि मैंने गुड्स खरीद लिए हैं या फिर मैं ओनर हूं. एंड इफ ही डज नॉट सिग्निफाइज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस बट रिटेन्स द गुड इवन आफ्टर रीजनेबल टाइम, ठीक है, कुछ बताया ना, हाँ बताया ना बताया, पर बहुत टाइम तो रख लिया, तो क्या मान लिया जाएगा कि बायर ने खरीद लिया. ठीक है, ये अभी बस लॉ में देके रखा है. फर्दर एज पर सेक्शन 10, where there is an agreement to sell specific goods and subsequently the goods without any fault on the part of seller or buyer perish or become so damaged कि वो goods खराब हो चुके हैं, okay, the agreement is thereby avoided, okay, before the risk passes to the buyer, है ना, तो agreement is what बच्चों avoided. According to above provision, the fact the property is not passed to buyer has no condition of वो section 24 sale on approval written basis कुछ satisfy नहीं हुआ है ना, hence risk has not passed to the buyer, an agreement is therefore avoided. So बच्चों buyer Akansh is not liable for the price, the loss finally should be borne by the seller, that is Arvind. Clear हुआ. अगला क्वेश्चन, Mr. Arun contracted to sell his Swift car to Nikhil, ठीक है, both missed to discuss the price of the said Swift car. प्राइस थोड़ा सा सेकेंडरी होता है ना सोगा में. Later Arun refused to sell this Swift car to Nikhil on the ground that agreement was void, क्योंकि प्राइस डिसाइड ही नहीं किया है. Does Nikhil have any right against Arun? But contract मतलब उन्होंने अग्रीमेंट तो कर लिया है. See, price can be decided later on also. या फिर अगर प्राइस कुछ रीजन की वजह से डिसाइड नहीं हो पाया तो बायर हैज टू पे रीजनेबल प्राइस, अगर तुमको याद रहेगा तो, है ना. या फिर तुम अग्रीमेंट भी कर सकते हो, कह सकते हो कि प्राइस कोई और थर्ड पार्टी डिसाइड करेगा, कोई एक्सपर्ट वगैरह, तो ऐसे भी सब चलता है. ओके, पर कोई रीजन से अगर प्राइस डिसाइड नहीं हो पाया और तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, देन यू हैव टू पे रीजनेबल प्राइस. ओके, बायर हैज टू पे बच्चों रीजनेबल प्राइस, पर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बच्चों वॉइड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू होगा. ओके, तो सेक्शन 210 ऑफ द सोगा क्या कहता है कि प्राइस ऑब्वियसली इज द कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स, एंड देयरफॉर वो रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट में, तो प्राइस तो चाहिए, कुछ ना कुछ प्राइस तो चाहिए. बट सेक्शन 9 क्या कहता है ऑफ द सोगा, द प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो फिक्स करा हो, या फिर इट मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स लेटर ऑन इन अ मैनर देयरबाय अग्रीड और मे बी डिटरमाइंड इन द कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज. किसी ना किसी तरीके से तुम प्राइस डिसाइड कर सकते हो, इवन दो बोथ पार्टीज मिस्ड discussing the price, it will still be a valid contract rather than being uncertain or void. वो void वगैरह नहीं होगा. And the buyer has to pay a reasonable price in this situation. Clear? In the given case, Arun Nikhil have entered in contract, but they did not fix the price. Arun refused to sell the car. Nikhil can legally demand the car. Okay, जो buyer था can legally demand the car, and Arun can recover reasonable price for the car from Nikhil. Okay, चलो बढ़े हम लोग आगे. I hope तुम लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया बेशर्मो. चलो शेयर भी किया करो तुम्हारे फ्रेंड के साथ. 12th one, Shankar sold 1000 kilograms of wheat to Ganesh on credit for 3 months. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेल क्रेडिट सेल है. Wheat was to be delivered after 10 days of contract. तो डिलीवरी अभी है और पेमेंट 3 महीने बाद है. आफ्टर 5 days ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब परफॉर्मेंस 10 दिन के बाद है डिलीवरी का, पर 5वें दिन पे क्या हुआ, अ फ्रेंड ऑफ शंकर, शंकर कौन है, सेलर है, तो फ्रेंड ऑफ शंकर सीक्रेटली इन्फॉर्म्ड शंकर दैट बायर गणेश मे डिफॉल्ट इन पेमेंट, मे डिफॉल्ट. ठीक है, ऑन द इन्फॉर्मेशन ऑफ द फ्रेंड शंकर अप्लाइड हिज राइट टू लीन, ओके,
एंड विद हेल्ड द डिलीवरी। अरे कुछ हुआ है क्या पर गलत? अब तक कुछ हुआ नहीं है ना। बायर तुम्हारा इंसॉल्वेंट हो गया है क्या? नहीं ना। विद रेफरिंग टू द प्रोविजन सो एंड सोगा स्टेट शंकर वाज राइट इन हिज डिसीजन, आंसर इज नो, बिकॉज वो लीन अब तक एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो तुमको राइट ऑफ लीन में जाना पड़ेगा, उसके कंडीशन लिखने पड़ेंगे कि राइट ऑफ लीन हम कब एक्सरसाइज कर सकते हैं। कौन? सेलर। कौन सा वाला सेलर? खास अनपेड सेलर। वो अब तक अनपेड हुआ है क्या? नहीं ना। इट इज नॉट अ कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स तो अब तक क्रेडिट पीरियड खत्म भी नहीं हुआ है। एंड तीसरा केस, वो थर्ड जो बायर है, क्या नाम, गणेश, वो अब तक इंस्टॉलमेंट हुआ नहीं है ना। तो फिर वो अनपेड सेलर बना ही नहीं है, तो राइट ऑफ लीन कहाँ से लेगा वो, करेगा वो। What would be your answer if what would be your answer if Ganesh became insolvent within 5 days? Then yes, then you can exercise the right of lien. I hope clear हो रहा है। आ जाओ आंसर में। According to 45(1) of SOGA, the seller of goods is deemed to be unpaid seller when the whole of the price has not been paid. पूरा अमाउंट अब तक आया नहीं हमको, या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट वगैरह वगैरह, was dishonored. Okay. Further, section provides for 47 provides for about an unpaid seller's right of lien. ओके, अकॉर्डिंग अनपेड सेलर कैन रिटेन द लीन। तुमको समझता ना, रोकना गुड्स है ना, विदहेल्ड डिलीवरी करना। लीन मतलब गुड्स रिटेन करना, गुड्स अपने पास रखना। कैन रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स एंड रिफ्यूज टू डिलीवर देम टू द बायर अंटिल द प्राइस ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ देम इज पेड और टेंडर्ड। बट ये हम राइट कब इस्तेमाल कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। When the goods have been sold without any stipulation of credit, मतलब कैश सेल था और पेमेंट नहीं आया, दो अनपेड सेलर है, पर वो तो अपना केस नहीं था ना, ये वाले केस क्वेश्चन में। When the goods have been sold on credit और क्रेडिट पीरियड हो चुका है। अपने एक क्वेश्चन में 3 महीने का क्रेडिट पीरियड, पर 3 महीना हुआ है कि अब तक? अब तक नहीं हुआ है भाई, अभी बस 5 ही दिन हुआ है। When the buyer becomes insolvent, तो हम राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, इन द गिवन केस ये सब स्टोरी हुआ, मतलब वो रिपीट हुआ, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ऑन द बिलीफ ऑफ दैट शंकर ने अप्लाई कर दिया राइट ऑफ लीन। तो उसका पहले का, अब तुम कुछ बच्चे पूछते हैं सर उसको आंसर कैसे लिखना है। अब 2 क्वेश्चन दिए तो देखो आंसर में भी 2 आंसर्स दिए अलग अलग। सो आंसर नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजंस इट कैन बी सेड दैट इवन गणेश वाज एन अनपेड सेलर until the term of credit has expired, है ना। until the term of credit has expired, that is नहीं, वो गलती से आया, that is has expired, है ना। शंकर had to perform, शंकर seller has to perform the supplying of goods, मतलब वो राइट ऑफ लीन नहीं कर सकता है, उसको सप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड में, अगर वो गणेश तुम्हारा इंस्टॉलमेंट बन जाता है बिफोर डिलीवरी, देन शंकर हैज अ राइट टू अप्लाई फॉर लीन एंड कैन विदहोल्ड, मतलब रखना, रोकना डिलीवरी। क्लियर हुआ? ओके, तो प्लीज ट्राई, पहले तो लिखना है तुमको अनपेड सेलर कौन होता है, दूसरा कि राइट ऑफ लीन हम कब एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके एवरीबॉडी, चलो अब बढ़े आगे। आते बच्चों अगले चैप्टर की तरफ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। मोनीटोनी, ओके, मोनीटोनी वर पार्टनर्स इन मोटो, सही बात है, मोटो। दे एडमिटेड सोनी, मोटोसो, है ना, सोनी भी आ गया, एज पार्टनर इन द फर्म एंड इज एक्टिवली एंगेज्ड, मतलब ये वर्किंग पार्टनर इन डे टू डे एक्टिविटीज। देयर इज अ ट्रेडिशन इन द फर्म दैट ऑल एक्टिव पार्टनर्स विल गेट अ मंथली रेम्यूनरेशन, बट नो एक्सप्रेस अग्रीमेंट वॉज मेड। तो ये कस्टम्स की तरह चल रहा है ना, पर एज पर कस्टम्स चल रहा है, कस्टम समझता है ना, प्रथा। आफ्टर एडमिशन ऑफ सोनी इन द फर्म, मोनी और टोनी को सैलरी मिलती रही, बट नो सैलरी वॉज गिवन टू सोनी, न्यू पार्टनर को। सोनी ने रेम्यूनरेशन मांगा बट वॉज डिनाइड, सेइंग कि कोई एक्सप्रेस अग्रीमेंट है ही नहीं। तो बताओ सोनी को मिलना चाहिए कि नहीं? आंसर इज यस। तो पहली बात तो बच्चों, नॉर्मली तुमको अगर ये चाहिए रहेगा रेम्यूनरेशन, इट शुड बी व्हाट, एक्सप्रेस अग्रीमेंट होना चाहिए। और अगर एक्सप्रेस अग्रीमेंट नहीं है तो एज पर कस्टम्स तुम दे सकते हो, मतलब कस्टम रहेगा तो फिर देना पड़ेगा। ओके, कस्टम रहेगा तो बच्चों देना पड़ेगा। आ जाओ आंसर में। सेक्शन 13A of IP Indian Partnership Act, a partner is not entitled normally to receive remuneration unless, okay, for taking part in the conduct of the business, ठीक है। But this rule can always be varied by an express agreement, या फिर ये चेक करो इंपॉर्टेंट, और by a course of dealings in event of which the partner will be entitled। course of dealing का मतलब ही तुम्हारे हमेशा हम लोग उसका प्रथा है, प्रथा मतलब देते रहते हैं हम लोग। ओके, the partner can claim remuneration in the absence of contract. Why? Because it was payable under continued usage of the firm, मतलब as per customs, बराबर है। In other words, there is a customer, it is customary to pay remuneration to a partner for conducting the business of the firm. Therefore, we can claim, भले वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा रहेगा तो भी, in the given case, existing partner was getting regular and monthly salary from the firm customarily being working partner. Therefore, even Sony was also admitted as working partner. Therefore, उसको remuneration मिलना चाहिए. He is entitled to get the remuneration. ठीक है, बढ़े आगे। 14th, राम एंड रहीम आर वर्किंग एज टीचर्स इन ईश्वर चंद विद्यासागर हाई स्कूल। बहुत ये तुमको समझना चाहिए, कभी कभी बच्चों बहुत बड़ा क्वेश्चन बना के देते हैं। तो आई जनरली टेल माई स्टूडेंट्स कि हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो। एक्सप्लेन वेदर अंडर प्रोविजंस ऑफ सो एंड सो राम इज लाइबल टू पे होल अमाउंट वगैरह वगैरह। ओके, तो दिस इज रिगार्डिंग कि पार्टनरशिप है या नहीं है। ठीक है, तो वर्किंग एज टीचर, तो पहली बात तो टीचर्स है, पर वो दोस्त भी है।
दे जॉइंटली परचेज द फ्लैट विच वाज गिवन ऑन रेंट टू जॉन. इट वॉज डिसाइडेड बिटवीन लैंडलॉर्ड्स. तो इन्होंने बच्चे प्रॉपर्टी को ओनरशिप है, प्रॉपर्टी का सिर्फ को ओनरशिप है और वो उसको रेंट पे दे दिया है ना. दे आर जस्ट गेटिंग द इनकम जॉइंटली. दैट डजंट मीन कि वो बच्चों पार्टनर है. जब तक तुम्हारा वो तुम था ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नहीं बनता है, तुम्हारा प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप नहीं बनता बिटवीन द पार्टनर्स हिमसेल्फ, दे आर प्रिंसिपल एजेंट्स ऑफ ईच अदर, जब तक वो नहीं बनता तब तक पार्टनरशिप नहीं है. मियरली शेयरिंग ऑफ इनकम इज नॉट अ बच्चों व्हाट पार्टनरशिप. ठीक है, ठीक है. एंड टेनेंट दैट द रेंट वुड बी 10,000 per month inclusive of bill. It means electricity bill will be paid by owners. The owners by mistake did not pay the bill. Due to this the department cut the light. फिर what जॉन हैज टू पे द बिल ऑफ 2800 एंड 200 रुपये ऊपर का पेनल्टी. जॉन तुम्हारा टेनेंट है, क्लेम टोटल 3,000 रुपये फ्रॉम राम, बट राम ने बोला कि मैं बस 1,500 के लिए लायबल हूँ, बिकॉज 1,500 के लिए दूसरा बंदा लायबल है. राम और रहीम है ना, ठीक है. जॉन ने बोला कि राम एंड रहीम आर पार्टनर्स, देयरफॉर वो कोई भी पार्टनर को सू कर सकता है और कोई भी पार्टनर को पूरा अमाउंट देना पड़ेगा. और एक्सप्लेन कीजिए कि वो पार्टनरशिप है या नहीं. एंड राम इज लायबल फॉर एंटायर 3,000 या फिर सिर्फ 1,500. बच्चों यहाँ पे तुमको बताना है कि पार्टनरशिप है या नहीं. अगर पार्टनरशिप है देन एवरी पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी अदर पार्टनर, तो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा. ठीक है. एंड अगर पार्टनरशिप नहीं है तो फिर ऑब्वियसली फिर कुछ लेना देना नहीं, फिर मैं मेरे पास हिस्से का ही लायबल हूँ. ठीक है, आ जाओ. तो बच्चों यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं है, आ जाओ. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 of IPA, partnership is a relationship between the persons who have agreed to share profits of a business. तो ये business नहीं था बच्चों. Mere co-ownership is not a business, okay? Carried on by all or any of them acting for all. वो तुम्हारा एजेंसी का वाला रिलेशनशिप होना चाहिए. ठीक है. Therefore, for determining the existence of partnership, it must be proved कि agreement between all the partners. It must carry on some business, share profits and carried on by all or any of them acting for all. मतलब तुम्हारे एजेंसी वाला रिलेशनशिप होना चाहिए. On the basis of given provisions, they cannot be said to be बच्चों partnership because they are teachers and just have merely purchased a flat jointly. By merely giving a flat on rent, they are not doing business. They are only earning the income of property under co-ownership. तो वो partnership नहीं है, और partnership नहीं है तो Ram is liable only for his share and not for the share of other person. That is Rahim. Clear? चलो बढ़ो आगे. Fine. 15. X and Y were partners in a firm. The firm was dissolved on 12th June, but no public notice was given. देना तो चाहिए था. अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो उसके बाद भी बच्चों फिर तुम लायबल रहोगे, बिकॉज बाहर के लोगों को नहीं पता ना कि तुम्हारी फर्म बंद पड़ गई है या फिर तुम पार्टनर नहीं हो, तो पब्लिक नोटिस देना चाहिए. Thereafter X purchased some goods in the name of firm. भगवान बाप रे, फ्रॉम Z. Z को नहीं पता ना बच्चों की फर्म ही नहीं है, या फिर अब उसको क्या लग रहा है कि अब तक दोनों X और Y दोनों पार्टनर्स हैं. Z was ignorant of the fact of the resolution. X became अभी insolvent, तो बच्चों Z किसके पास जाएगा, फिर Y के पास ही जाएगा. और ऑब्वियसली पार्टनरशिप था लोगों के नजर की तरफ से, लोगों के नजरिए से, तो बच्चों ऑब्वियसली Y is liable for entire amount now. And Z filed a suit against Y for recovery of amount. State with the reason whether Y would be liable. Answer is yes. Because इन दोनों ने बच्चों, या फिर तो बच्चों अगर Y को बचना था तो Y ने क्या करना चाहिए था, खुद एक पहले पब्लिक नोटिस दे देना चाहिए था, है ना. अगर पब्लिक नोटिस के बाद जो होता है उसके लिए फिर वो जिम्मेदार नहीं है, पर पब्लिक नोटिस के पहले जो भी हुआ रहेगा उसके लिए जिम्मेदार है, इवन इफ द फर्म हैज बीन डिसॉल्व्ड. क्लियर. चलो बढ़ो आगे. By virtue of section 45 of the IPA, notwithstanding the dissolution of the firm, the partners continue to be liable but to such third parties for the acts done by any of the partner which would have been an act of the firm. मतलब अगर वो फर्म का एक्ट था ऐसा दिखाया है उसने बाहर के लोगों को, if done before dissolution until public notice is given of the dissolution. मतलब in the given case X and Y were partners, the firm was dissolved. X ने बच्चों उसके बाद परचेज सम गुड्स फ्रॉम Z इन द नेम ऑफ द फर्म. अगर इन द नेम ऑफ द फर्म है ना, तो बाहर वाले लोगों को क्या लगेगा कि फर्म ने ही खरीदा है और फर्म के नाम से ही चल रहा है. ओके. X became insolvent and Z filed a case against Y. Following provision section 45, X and Y are continuing liable against third party even after dissolution until public notice is given. अब because X insolvent हो चुका है, therefore बच्चों Y will be liable to Z. Clear everybody? तो ये discuss बच्चों regarding dissolution and liability even after dissolution. चलो बढ़ते आगे. 16th, ABC आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. ठीक है. कैरिंग ऑन अ बिजनेस, क्वेश्चन में क्या दिया पहले हमेशा मैं वो देखता हूँ. इज बी लायबल टू पे एक्स्ट्रा मनी ही मेड और ही डजंट हैव टू इन्फॉर्म द फर्म एज इट इज हिज ओन बिजनेस एंड हैज नॉट टेकन एनी अमाउंट मोर देन द करंट मार्केट रेट. अज्यूम देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट. तो बी के बारे में ठीक है. बी हु हैज हिमसेल्फ अ होलसेल डीलर ऑफ आयरन बार्स. अच्छा, एबीसी का बिजनेस क्या है पर ऑन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अपार्टमेंट्स, कंस्ट्रक्शन में है
और बी का खुद का एक सेपरेट बिजनेस है बच्चों ऑफ आयरन बार्स, ठीक है, वॉज इंटरेस्टेड विद द वर्क ऑफ सिलेक्शन ऑफ आयरन बार्स आफ्टर एग्जामिनिंग इट्स क्वालिटी। तो बी वॉज एक्सपोर्ट और बी का खुद का बिजनेस है आयरन बार्स का। एज अ होलसेलर बी इज वेल अवेयर ऑफ द मार्केट कंडीशंस। करंट प्राइस चल रहा है आयरन बार्स के 350 रुपए, 350 रुपीज पर केजी। बी हैड ऑलरेडी 1000 kgs ऑफ आयरन बार्स इन स्टॉक विद हिम एज अ होलसेलर, जो उसने खुद खरीदा था 200 रुपए में पहले। ही सप्लाइड उसके खुद के बच्चों आयरन बार्स टू द फर्म। उसने मार्केट से ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं किया है, ओके एवरीबॉडी। बट बच्चों क्या है, उसने यहाँ पे काइंड ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट कमाया इन द बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फर्म। आंसर इज यस। तो उसने कुछ भी सीक्रेट प्रॉफिट कमाया उसको फर्म को देना पड़ेगा। क्लियर? So, is he liable to give the money, extra money to the firm? Yes, he has to account for that extra money to the firm. आ जाओ। According to section 16 of IPA, subject to a contract between the partners. If a partner derives any profit for himself from any transaction of the firm or from the use or property or business connection of the firm or using firm, he shall account that profit and pay it to the firm. Firm को देना पड़ेगा। If a partner carries on any business of the same nature also, and as competing with that of the firm, उसका भी बच्चे प्रॉफिट देना पड़ेगा उसको फर्म को। इन द गिवन केस बी हैड सोल्ड आयरन बार विच ही हैड इन स्टॉक, जो 200 रुपए में किया था, हेंस उसको कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला, 150 रुपए पर केजी। दिस अराइजेस प्योरली आउट ऑफ ट्रांजैक्शंस विद द फर्म, हेंस बी इज अकाउंटेबल टू द फर्म फॉर द एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न देयर। पर उसको बच्चों काइंड ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा किसको, फर्म को। फर्म का उसने बच्चे यहाँ पे काइंड ऑफ खुद का एक पर्सनल बेनिफिट करवा लिया है यूजिंग द फर्म। चलो, स्टेट द मोड्स बाय विच अ पार्टनर may transfer his interest in the firm in favor of another person। तो बच्चों बेच सकता है, पार्टनर इज अलाउड टू सेल हिज इंटरेस्ट इन द फर्म। इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरा बंदा है ट्रांसफर ही वो पार्टनर बन जाता है, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज पार्टनर बनाने के लिए कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स चाहिए। बट क्या अपना पार्टनर अपना खुद का राइट बेच सकता है किसी और को? एब्सोल्युटली यस। बट बिकॉज वो थर्ड पार्टी जो है ट्रांसफर ही पार्टनर नहीं बनता है, इसलिए वो क्या बोलते हैं उसको, पार्टनरशिप फर्म में कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता है, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस नहीं मिलेगा, मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व नहीं रह सकता है। उसको जो फर्म कैलकुलेट करके देगी प्रॉफिट उतना ही उसको मिलेगा। जो पार्टनर ने वो राइट उसका बेचा था, जो पार्टनर, वो पार्टनर मर गया या फिर वो क्या बोलते हैं रिटायर हो गया फर्म से, तो फिर जो भी बनता है एट द टाइम ऑफ सेटलिंग ऑफ द अकाउंट्स वो बच्चों को ट्रांसफर को मिल जाएगा। ओके, दैट आर हिज राइट्स। आ जाओ, सेक्शन 29 ऑफ IPA प्रोवाइड्स दैट a share in the partnership is like a transferable property। हाँ, याद रखना, जस्ट लाइक जैसे हम कंपनी में शेयर बेच सकते हैं वैसा ही पार्टनर अपने फर्म का उसका खुद का राइट बेच सकता है। बट एज ए पार्टनरशिप रिलेशन इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। द असाइनी कौन है? ट्रांसफरी, जिसको वो राइट बेचा गया है। द असाइनी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट बाय सेल, मॉर्गेज और अदरवाइज कैन नॉट एंजॉय द सेम राइट एज अ पार्टनर। ठीक है, याद रखना। सच राइट्स ऑफ अ ट्रांसफर आर एज फॉलोज। ड्यूरिंग कंटिन्यूस ऑफ पार्टनरशिप सच ट्रांसफर इज नॉट, मतलब उसको क्या क्या नहीं बोला है, वो इंटरफियर नहीं कर सकता बिजनेस में, वो बुक्स नहीं मांग सकता है और वो बुक्स इंस्पेक्ट भी नहीं कर सकता है। ठीक है, ही इज ओनली एंटाइटल्ड टू रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर एंड इज बाउंड टू एक्सेप्ट द प्रॉफिट। मतलब ही कैन नॉट चैलेंज द अकाउंट, जो हिसाब किताब किया है उसको उसके ऊपर वो डाउट नहीं रेज कर सकता है। वो बोल नहीं सकता कि मेरे को ऊपर डाउट है मुझको बुक्स चाहिए, नहीं कर सकता। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर, द ट्रांसफर विल बी एंटाइटल्ड अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर्स। अब मतलब तुम्हारा जो पार्टनर ने राइट बेचा तो पार्टनर गया अभी फर्म से, तो जो पार्टनर है उसको जो मिलना चाहिए तो किसको मिलेगा? ट्रांसफर को मिलेगा। तो ट्रांसफर के पास क्या क्या पावर है? टू रिसीव द शेयर ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म टू विच द ट्रांसफरिंग पार्टनर वाज एंटाइटल्ड एंड फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग दिस शेयर, देन बच्चों उसको फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हिसाब किताब दे सकते हैं, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। ही इज एंटाइटल्ड टू एन अकाउंट एज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 31, no person can be introduced as partner in the firm without consent of all the partners. A partner cannot, by transferring his own interest, make anybody else partner। ये भी हमने देख लिया है। At the same time, partner is not stopped from selling his interest. Okay, a partner's interest is like a property which can be sold. ठीक है, बढ़ू मैं आगे। चलो लास्ट के कुछ बच्चों 3-4 क्वेश्चन बच्चे खत्म करते हैं। LLP पे आते हैं, नन्ना मोना मस्त प्यारा चैप्टर अपना। A and B were friends. Now they have plans of setting up a supermarket in the locality. They are confused whether to register as traditional partnership or LLP. ठीक है, as an advisor, give the list of differences between two forms of business, highlighting compliances and other legal formalities also. Compliance देखो LLP में तुम्हारा आएगा वो तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड इंसॉल्वेंसी आएगा, एनुअल रिटर्न भी आएगा, ये सब नहीं है ना तुम्हारे, किसमें नहीं है? पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं है। देन ऑब्वियसली LLP इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो वो मतलब उसका खुद का और लायबिलिटी भी लिमिटेड होता है। फर्म में वैसा नहीं है। पार्टनरशिप फर्म एंड द पार्टनर्स आर सेम
और प्लस पार्टनर्स की लाइबिलिटी भी बच्चों अनलिमिटेड होती है। यस चलिए चलो फटाफट, ये तुम्हारा टेबल ऑलरेडी देख के रखा है बच्चों कहाँ पे, स्टडी मटेरियल में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फटाफट देख लेते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी है, फर्म नहीं है, तो ऑब्वियसली बॉडी कॉर्पोरेट तो सेपरेट लीगल एंटिटी आएगा, कॉमन सेंस है। अब वो सेपरेट लीगल बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो बच्चों पर्पस सक्सेशन भी एलएलपी में आएगा, फर्म में नहीं आएगा, ठीक है। रेशियो बच्चों एलएलपी का कंपलसरी होता है, फर्म में ऑप्शनल होता है। और वो अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है वो हमने पार्टनरशिप फर्म के चैप्टर में किया है, ठीक है। आगे नेम टाइम पास यार, यहाँ पे एलएलपी या फिर पूरा एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये नाम के सफिक्स में आना चाहिए, बाद में आना चाहिए, फर्म में से कुछ नहीं। लाइबिलिटी लिमिटेड, यहाँ पे अनलिमिटेड, म्यूचुअल एजेंसी इंपॉर्टेंट, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए जिम्मेदार नहीं है इन एलएलपी, ही इज ओनली द एलएलपी इज लायबल फॉर अ पार्टनर। अगर कुछ पार्टनर ने कुछ गलत किया भी तो एलएलपी जिम्मेदार होती है, दूसरे पार्टनर जिम्मेदार नहीं होता है। एंड फर्म में ऐसा कुछ नहीं है, पार्टनर ने कुछ किया तो फर्म एज वेल एज बाकी के पार्टनर का जिम्मेदार। डीपी ये कंसेप्ट एलएलपी में होता है, फर्म में नहीं होता है, ठीक है। वो जनरली डीपी किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, डीपी का काम क्या होता है, कंप्लायंसेस करवा के लिए ना, अगर कंप्लायंसेस कुछ पेंडिंग रहे तो डीपी की वाट लगती है ना। कॉमन सील हो सकती है, वो कंसेप्ट ही नहीं पार्टनरशिप फर्म में। लीगल कंप्लायंसेस ओनली डीपी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंप्लायंसेस, पर यहाँ पे फर्म में ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल। एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट तुमको मैंने बताया, एनुअल रिटर्न होता है और ये स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी वाला होता है, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है एवरीबॉडी। पर फॉर्म में से कुछ भी नहीं है एनुअल कंप्लायंसेस तुम्हारे। फॉरेन पार्टनरशिप हो सकती है, फॉरेन नेशनल बच्चों कैन बिकम पार्टनर एलएलपी, ऐसा अलाउड नहीं है इन फॉर्म। एंड माइनर बच्चों यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है एलएलपी में, पर फॉर्म में अलाउ हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, ठीक है। बड़े आगे, ऑलराइट। कंपनीज एक्ट, ठीक है, हमेशा हो सके तो बच्चों हमेशा हमेशा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, रीड द क्वेश्चन पहले। एक्सप्लेन द रीजंस वेदर सेपरेट लीगल एंटिटी बिटवीन ध्रुव एंड सेवन स्टार्स टिम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड कैन बी डिसरिगार्डेड। मतलब शायद ध्रुव ओनर रहेगा और सेवन स्टार्स टिम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड सेपरेट लीगल एंटिटी कैन बी डिसरिगार्डेड, मतलब दिस इज लाइक अ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील वाला केस, ओके। आ जाओ फटाफट। ध्रुव वाज अपॉइंटेड एज एम्प्लॉय ऑफ कंपनी on the condition that if he were to leave the company he will not solicit, मतलब attract customers of the company। ये हमेशा फर्म में भी जनरली ऐसा होता है ना, पार्टनरशिप फर्म में नॉन कम्पीट अग्रीमेंट टाइप्स कि छोड़ने के बाद तुम हमारे साथ कॉम्पिटिशन नहीं करोगे और छोड़ने के बाद तुम हमारे कस्टमर्स लेके नहीं जाओगे, सिंपल, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ही वॉज फायर्ड फ्रॉम कंपनी, ही सेट अप हिज ओन बिजनेस अंडर प्रोप्राइटरशिप एंड अंडरकट, कौन सी कंपनी में था वो, सन मून टिम्बर प्राइवेट। अंडरकट मतलब सन मून का जो भी चार्जेस है उससे भी कम चार्जेस लगवाना। On the legal advice from his legal consultant and to refrain from provisions of breach of contract, he formed a new company under the name Seven Stars Timbers Private। ओके, इसका नाम क्या है, ध्रुव। तो जो ध्रुव ने क्या किया, ये कंपनी खोली, ओके। इन दिस कंपनी उसकी वाइफ और दोस्त एंड फ्रेंड, दोस्त वर द सोल शेयर होल्डर्स, और कोई नहीं है। ध्रुव डायरेक्टली वो कंपनी का मालिक नहीं है, पर ध्रुव की बीवी और ध्रुव के दोस्त है। दे टुक ओवर ध्रुव्स बिजनेस, प्रोप्राइटरशिप वाला। कौन सा बिजनेस था ध्रुव का, जो क्या होता है, सनमून कंपनी वाला जो बिजनेस जहां पे वो कर रहा था वही बिजनेस होता है। एज ए प्रोप्राइटरशिप खोला और वो ट्रांसफर करवा लिया एक कंपनी को, वो कंपनी में खुद ओनर नहीं है, पर ठीक है। सनमून फाइल्ड अ केस अगेंस्ट सेवन कंपनी फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्रुव क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे साथ किया था कि मैं तुम्हारा सेम बिजनेस नहीं करूंगा, पर ये सेम बिजनेस कौन कर रहा है, सेवन स्टार्स। बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन स्टार्स खोला क्यों है, ओनली टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, कि मैं नहीं कर रहा हूं तुम्हारा सेम बिजनेस, कोई और कर रहा है। पर कोई और तो, तुम्हारा ही तो कंपनी है वो, तुमने तो वो खोला है, या फिर तुम्हारा ही घर के अंदर से वो तुम्हारे पास कंट्रोल है वो कंपनी का। तो यहाँ पे बच्चों द कोर्ट विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील, और क्या कहेंगे कि एक जो बिजनेस है सेवन स्टार्स नहीं कर रहा है, वो बिजनेस कौन कर रहा है, ध्रुव कर रहा है, एंड देन ध्रुव इज वॉलेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। देयरफॉर बच्चों केस कर सकते हैं हम ध्रुव के ऊपर। सेवन स्टार्स आर्ग्यूड दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड बिटवीन ध्रुव एंड सनमून, हमारा क्या लेना देना, ओके। एंड बिकॉज एंड दे आर कंपनीज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेवन स्टार्स टिम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड हैज नॉट वॉलेटेड द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट। तो पूछा है कि क्या हम वो कॉर्पोरेट जो लीगल एंटिटी है उसको हम डिसरिगार्ड कर सकते हैं, आंसर इज yes, because the only intention of creating the company was to avoid legal obligation, okay। तो जैसे बच्चों lifting of corporate wheel, it was decided by court in the case of Guilford Motor versus Horn। तुमको याद रहेगा तो प्लीज़ अच्छी बात है, जो हार्डली कुछ 8-10 केस लॉज है पूरे सिलेबस में, उसको प्लीज़ याद रखो। if the company is formed simply as a mere device to evade legal obligations, though this is only in limited and discrete circumstances, court can pierce मतलब lift the corporate wheel। इन अदर वर्ड्स कंपनी इज मियर अ शैम और अ क्लोक, मतलब झूठा मोटा कंपनी बस बनाने के लिए बनाया गया है। दिस लीगल एंटिटी बच्चों कैन बी डिसरिगार्डेड।
ऑन कंसिडरिंग डिसीजन ऑफ सो एंड सो, मतलब ये जो केस दिया है, इट इज वेरी मच क्लियर दैट 7 timbers was formed just to evade legal obligation between Dhruv and Sun Moon. Hence, Seven Stars Limited is just a sham or cloak, and separate legal entity between Dhruv and Seven Stars should be disregarded. मतलब क्या मानना चाहिएगा, चाहे मानना क्या मानना पड़ेगा कि सेवन स्टार्स जो कर रही है, मतलब लिटरली कौन कर रहा है, ध्रुव ही कर रहा है, माना जाएगा। क्लियर? वीडियो को लाइक किया कि नहीं, चेक कर लो एक बार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर किया करो वीडियोस को। चलो, AK Private Limited has borrowed 36 crores from BK Finance Limited. However, as per MOA of the company, the maximum amount which can be borrowed is only 30 crores. तो बच्चों ये तुम्हारा अल्ट्रा वायरस हो गया, MOA के ऊपर गया तो बात खत्म। ओके, examine whether AK is liable to pay his debts. No, because it is void ab initio, अल्ट्रा वायरस है। State the remedy if any to the कौन सी फाइनेंस कंपनी है ना, ये तुम्हारा एशबरी रेलवे की तरह ही है ना, तुमने पढ़ना चाहिए था, तुमने MOA वगैरह पढ़ना चाहिए था। दिस केस इज गवर्न बाय डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है, तुमने मतलब बेसिकली फिर कंसेप्ट बताया कि कंसेप्ट किसके बारे में है। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, वो सेक्शन थोड़ी है, वो तो रूल है ना एक। एनी एक्ट डन और अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय कंपनी विच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ कंपनी, बियॉन्ड द पावर्स गिवन टू द कंपनी बाय द MOA इज होली वॉइड एंड इनऑपरेटिव एंड इज देयरफॉर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी, ठीक है। तो मतलब कंपनी तो आज़ाद हो गई मान लो। दिस इज बिकॉज MOA इज इन फैक्ट अ चार्टर, वो सब टाइम पास देके रखा है। इट डिफाइंस कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्कोप ऑफ पावर्स ऑफ कंपनी। द कंपनी कैन नॉट डिपार्ट, दूर नहीं जा सकती बच्चों फ्रॉम द MOA के पावर्स, ओके, जितना भी उनको जरूरी लगे तो भी। हेंस एनी अग्रीमेंट अल्ट्रा वायरस द कंपनी शैल बी नल एंड वॉइड, ठीक है। वेदर AK इज लायबल टू पे डेट, आंसर इज नो। बोरो 36 करोड़ पर पावर कितने का था, 30 करोड़ का। हेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर एंटायर 36 बच्चों करोड़ बीइंग अल्ट्रा वायरस इज वॉइड। द कंपनी इज नॉट लायबल टू पे द डेट, ठीक है। और उन्होंने सेकंड और क्वेश्चन पूछा, रेमेडी क्या है पर, वो फाइनेंस कंपनी के जिन्होंने लोन दिया है। In the light of legal provisions, BK Finance cannot enforce the said transaction and has no remedy as such. ऊपर वही दिया है हमने, void ab initio, तो ऑब्वियसली हम उनको कुछ रेमेडी दे नहीं सकते अगेंस्ट द कंपनी फॉर रिकवरी ऑफ मनी, उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। ओनली दे मे टेक एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एज इट इज अ पर्सनल लायबिलिटी ऑफ हिज डायरेक्टर्स टू रिस्टोर द बॉर्डर्ड फंड्स। बिसाइड्स, मतलब बेसिकली कंपनी के अगेंस्ट तो केस नहीं कर सकते, तो डायरेक्टर के अगेंस्ट वो कर सकते हैं। बिसाइड्स कंपनी जो बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, may take recourse to the remedy by means of injunction if allowed. What is बच्चे injunction, कुछ याद आ रहा है? इंजेक्शन नहीं, वो इंजेक्शन क्या था, इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर, कि एटलीस्ट तुमको जो लोन दिया गया है हमने, उसको आगे खर्चा मत करो, उसको रोको, और फिर जो अगर कोर्ट को लगा देन बच्चों दे कैन अगेन टेक बैक दैट मनी, कोर्ट को लगा तो, ओके, डायरेक्ट पावर अलाउड नहीं है। एंड लास्ट क्वेश्चन इन द कंपनीज एक्ट, माइक LLC इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर having office in Pune, बात खत्म कैसे है, ऑफ इनकॉर्पोरेट आउटसाइड है but has a POB, what is POB, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो वो बन जाती फॉरेन कंपनी। एनालाइज बच्चों, फॉरेन कंपनी है या नहीं है, आंसर इज यस। ऑल्सो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉरेन कंपनी, तो तुमको फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, प्लीज उसको बाय हार्ट करो। उसमें क्या दिया गया है, पहली बात तो इट इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, एंड सेकंड कंडीशन इट इज डूइंग बच्चों बिजनेस इन इंडिया, हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर फिजिकली और इवन इलेक्ट्रॉनिकली, ओके। इसको ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो, दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क करके रखना है इसको, ठीक है। बढ़ू में आगे, मीन्स एनी कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, पहली बात तो, विच हैज अ POB इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और इवन बच्चों इलेक्ट्रॉनिक एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस इन इंडिया, ओके। तो बच्चों इनकॉर्पोरेट इन सिंगापुर है, हैज अ POB इन इंडिया, देयरफॉर इट इज अ फॉरेन कंपनी, सिंपल, ऑल राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये नया एक्ट लाया गया है तुम्हारे सिलेबस में, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इट इज़ मैनेजेबल, ठीक है। चलो लेट्स गो एवरीबॉडी, चलो आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, ओके। और प्लीज़ तुम्हारे कमेंट सजेशन दिया करो, तुमने अगर वीडियो एंड तक देखा रहेगा तो इसको प्लीज़ कमेंट जरूर करना नीचे, ठीक है। आई बी रियली रियली हैप्पी। सचिन बॉट 1000 kg ऑफ राइस फ्रॉम सौरभ, बायर सचिन है, सो डेटर सचिन है, फॉर 1.5 lakhs ऑन 3 months क्रेडिट, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। फॉर दिस सचिन इशूड अ प्रोमिसरी नोट टू सौरभ ऑन द सेम डेट, पेएबल आफ्टर 3 months, बराबर, आज की तारीख दी है और पेएबल आफ्टर 3 months है। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी प्रोमिसरी नोट वाज डिसऑनर्ड, ओके, तो ऑब्वियसली सौरभ कैन स्यू सचिन। Saurav filed a case for recovery of amount plus fees of advocate paid by him for defending the suit. Referring to provisions of negotiation, what amount could be recovered by Saurav? Basically उसमें जो भी नुकसान होता है सौरभ का सब ले सकता है, मतलब 1.5 lakhs तो है, प्लस नोटिंग और प्रोटेस्टिंग का जो भी खर्चा आएगा वो भी ले सकता है, प्लस हम इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, और वो लॉयर की अगर फीस लगती है तो वो भी एक्स्ट्रा हम ले सकते हैं, सब एवरीथिंग कैन बी रिकवर्ड। बेसिकली मुझको कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए, अगर मैंने इज्जत में सही में मैंने गुड्स बेचे तो मुझको पेमेंट नहीं मिला तो मुझको कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ओके।
According to 117 of Negotiable Instruments Act, the compensation payable in case of dishonor by any party is as follows. क्या क्या दिया है? The holder is entitled to amount due upon the instrument. तो पहले सबसे पहले जो principal amount है वो, together with expenses properly incurred in protesting, in presenting, noting and protesting. बराबर है? जो भी मैंने जो लॉयर के पास जाके जो भी खर्चा पानी हुआ है वो. When the person charged resides at a place different from that of the instrument was payable, the holder is entitled to receive the such sum at current rate of exchange between the two places. अगर तुम्हारा फॉरेन में पेबल था, फॉरेन कंट्री में वगैरह वगैरह, तो एज पर करंट एक्सचेंज रेट वो पेमेंट मिलना चाहिए. करंट एक्सचेंज रेट तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है. And under who being liable has paid the amount due on the same is entitled to be to the amount so paid with the interest of 18% per annum का रेट मिलना चाहिए until the amount is received together with all expenses caused by the dishonor and payment. हिंदा बुक के बच्चों क्या दिया है? सौरभ has right to claim price of rice plus fees of advocate plus interest rate of 18% until the he gets the amount. Clear till here? Great. And बच्चों let's come to the last question. इसको मैं स्टार मार्क दे रहा हूँ, वैसे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, ठीक है. A purchased a watch from B. तो A यहाँ पे बच्चों बायर है तो वो डेटर है. He issued promissory note to B which was payable on demand, but no specific place for payment was mentioned. जगह नहीं बताया कि कहाँ पे पेमेंट होगा. On maturity, B did not present the promissory note for payment. As the promissory note was not duly presented, whether A would be discharged from liability. B ने बच्चों प्रेजेंट किया ही नहीं, तो उसके रूल्स है प्रेजेंटेशन के कि अगर तुम्हारे नोट्स में प्रॉमिसरी नोट में कुछ बताया नहीं कि कहाँ पे पेबल है, कब पेबल है, सो एंड सो, उसके रूल्स है. तो इफ इट इज पेबल ऑन डिमांड और जगह बताई गई नहीं है तो बच्चों यहाँ पे होल्डर को प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती है. इट इज पेबल. तो यहाँ पे बच्चों द प्रॉमिसर कैन नॉट एस्केप हिज लायबिलिटी. ओके, आ जाओ. सेक्शन 64 ऑफ एनआई प्रोवाइड्स इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द मेकर वगैरह वगैरह बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द होल्डर. In default of such presentment, the other parties are not liable. अगर present नहीं किया होल्डर ने तो. Provided, however, when promissory note is payable on demand and is not payable at a specified place, payable on demand but जगह बताई नहीं कहाँ पे present करना है ना, कहाँ पे payable है, तो no presentment is necessary in order to charge the maker. Clear? तो अपने केस में वही था. On the basis of above law provisions and facts of the case, although non-presentment of promissory note for payment results in discharge of the maker from liability, but the given case is covered under exception to section 64. मतलब प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं थी तो बच्चों मेकर अभी भी जिम्मेदार रहेगा. promisor is still responsible. Hence, A would not be discharged from liability even if non-presentment by B, because promissory note was payable on demand and no specific place for payment was mentioned. ये तुम्हारे सब रूल्स दिए गए हैं चैप्टर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ कमेंट किया करो और तुम्हारा जो भी फीडबैक होगा प्लीज़ दो मुझको. And stay in touch, okay? And I wish you all the very very best. I hope this video was helpful to you. Keep giving me your feedback and comments. I wish you बच्चों all the very best. I'm very very sure तुम लोग पक्के से CA फाउंडेशन क्लियर करने वाले हो in this attempt. All the best बच्चों. Bye bye.